गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं नेहरू जी का मार्क्सवाद और साम्यवाद के प्रति दृष्टिकोण। नेहरू जी के साम्यवादी जो दृष्टिकोण है उसको जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इतने उच्च वर्गीय परिवार में पैदा हुए, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में पले बढ़े, यहाँ तक कि 15 साल तक उनकी सारी एजुकेशन न सिर्फ घर पर हुई, घर पर आने वाले शिक्षकों द्वारा हुई, बल्कि उनको पढ़ाने वाले अधिकांशतः कौन होते थे? अंग्रेज़ होते थे। और जब वो पहली बार स्कूल गए तो किस स्कूल में गए? इंग्लैंड के प्रसिद्ध हैरो स्कूल में 1905 में। 1905 से 12 तक उन्होंने लंदन में रह कर के अध्ययन किया और 7 वर्ष बाद जब भारत लौटे तो बैरिस्टर बनकर लौटे। अब सोचने की बात यह है कि ऐसा कौन सी परिस्थितियाँ उन्होंने देखी या ऐसा क्या हुआ उनकी लाइफ में कि गरीब, दलित, शोषित और कमज़ोर वर्ग के प्रति उनके मन में सहानुभूति के भाव डेवलप हो गए, क्योंकि न उनका पारिवारिक जीवन और न ही उनके एजुकेशन, न ही विदेश में इस तरह का वातावरण उन्होंने देखा। तो इस साम्यवादी और मार्क्सवादी रुझान कैसे उनके दिमाग में आए या समानतावादी विचारों से वो कैसे प्रभावित हुए, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो देखिए, जैसा मैं आपको अभी मैंने आपको बताया कि जब वो 1912 में भारत में आए और पिता के स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ योगदान को उन्होंने देखा, उसका प्रभाव उन पर डेफिनेटली पड़ा और स्वयं वो कांग्रेस के जो भी आंदोलन होते थे उनमें वो भाग लेने लगे। पहली बार कांग्रेस के वाकिपुर अधिवेशन में 1912 में उन्होंने भाग लिया और 1916 में जैसे ही वो गांधी जी के संपर्क में आए, पहले मैं स्पष्ट कर चुकी हूँ, अनेक सैद्धांतिक प्रश्नों पर मतभेद होते हुए भी राजनीति में गांधी जी की जो सत्य और अहिंसा वाली नीति थी, नैतिकता से ओतप्रोत उनकी जो राजनीति थी, उससे वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और अंततः, जैसा मैं बार बार कह चुकी, उनका व्यक्तित्व ही गांधी में हो गया और गांधी जी के वो अनुयायी बन गए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उनके साथ अनेक भागों में वो गए, अनेक भागों की जनता और कृषकों की आर्थिक दुर्दशा को उन्होंने देखा, कमज़ोर वर्गों के शोषण को उन्होंने न सिर्फ आंखों से देखा वरन अनुभव भी किया। और इसी कारण हम देखते हैं कि वो दौर था जब साम्यवादी या मार्क्सवादी जो विचारधाराएं थी वो लोकप्रिय हो रही थी। 1917 में बोल्शेविक क्रांति रूस में हो गई थी, जैसा मैंने आपको बताया। और नेहरू जी भारत की जो गरीबी, भारत की जो इन गरीब लोगों की दुर्दशा को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने महसूस करना शुरू किया कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है या हमारी जो आज़ादी है उसका सिर्फ राजनीतिक पक्ष ही हम नहीं देखें। राजनीतिक पक्ष यानी सिर्फ स्वतंत्रता प्राप्त करना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, स्वाधीनता प्राप्त करना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। इस स्वाधीनता के साथ सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी होनी चाहिए, यानी राजनीतिक क्रांति के साथ अपने देश का शासन अपने हाथ में आने के साथ सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी ज़रूरी है। यह सामाजिक और आर्थिक क्रांति से क्या मतलब है? ये इसका मतलब है सामाजिक क्रांति यानी समाज में जो हमारे यहाँ जो भेदभाव है, भेदभाव जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर और भी न जाने भेदभाव के कितने रूप, ये भेदभाव समाप्त होने चाहिए। ये सामाजिक क्रांति। और आर्थिक क्रांति यानी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में जो चौड़ी खाई है उसको भी पाटा जाना ज़रूरी है, यानी गरीबों के मतलब ऐसी नीतियाँ बनाएं ताकि गरीबी दूर हो, या ये कहें समाज में समानता आए, अधिक समानता आए। ठीक है, ये उनका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस तरह के भाव उनके अंदर स्वतः ही उत्पन्न होने लग गए, हम ये कह सकते हैं। और देखिए, इतने प्रभावित हुए साम्यवादी विचारधारा से, वो साम्यवादी विचारधारा की इस सोच से कि ये उस कमज़ोर वर्ग को सहारा देने वाली विचारधारा, उस कमज़ोर वर्ग को सपने देने वाली विचारधारा है। और उन्होंने 1927 में सोवियत संघ की यात्रा की और सोवियत संघ की यात्रा के बाद में उन्होंने इस साम्यवादी जो व्यवस्था है या साम्यवादी जो विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा से ओतप्रोत सोवियत संघ
का जब उन्होंने क्या कहते हैं भ्रमण किया, तो उन्होंने भारत के लिए भी समाजवाद या कहें कि साम्यवाद पर आधारित सोच को भविष्य में क्रियान्वित करने की योजना बना ली थी आज़ादी के बाद में। और आज़ादी के दौरान भी इस तरह की बात करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये देखिए गांधी जी, मैं यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि किस तरह से उनके अंदर ये मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारधारा के प्रति रुझान या आकर्षण पैदा हुआ। किंतु एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि नेहरू जी बहुत ही बड़े विद्वान थे। किसी भी संस्था विचार से प्रभावित हो सकते थे, किंतु उसका अंधा अनुकरण वो कभी नहीं करते थे। यही दृष्टिकोण हम ये कहेंगे साम्यवाद और मार्क्सवाद के प्रति भी था। उनके अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को उन्होंने देखा और भारत की परिस्थितियों में भारत के अनुसार उन्होंने उसके अच्छे पक्ष को स्वीकार किया और उसका जो बुरा पक्ष है, जो हिंसावादी पक्ष है, जो क्रांतिकारी पक्ष है, उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। यानी कहने की बात यह है कि भारत में वो एक ऐसा लोकतंत्र लाना चाहते थे जो लोकतंत्र तो है, राजनीतिक स्वतंत्रता जिसमें होगी पूरी तरह से, लेकिन समाज में समानता लाना, आर्थिक समानता लाना भी उसका मकसद होगा और आम जनता का कल्याण करना भी उसका मकसद होगा। तो ये हम कह सकते हैं। ये बताने, इस विचारधारा को स्पष्ट करने से पहले मैंने आपको ब्रीफ किया है कि कैसे मार्क्सवाद और साम्यवाद के प्रति नेहरू जी का जो दृष्टिकोण था डेवलप हुआ। वो परिस्थितियां नहीं थी उस तरह के दृष्टिकोण की। परिस्थितियां तो हम कहेंगे कि उनको तो पूंजीवाद का समर्थक होना चाहिए। पूंजीवाद यानी वो व्यवस्था जो पूंजीपतियों को महत्व देती है और साधन संपन्न लोगों को महत्व देती है और जो दलित और कमज़ोर वर्ग है उनके शोषण का समर्थन करती है एक तरह से। लेकिन नहीं, नेहरू जी उस समाज और उस वर्ग के होते हुए भी गरीब वर्ग और दलित वर्ग के हित के लिए ही सोचते थे और आज़ादी के बाद में उन्होंने हमारे देश के लिए ऐसा ही प्रयास किया। ये मैं आपको बताना चाहती थी। तो इसमें देखिए 2 भाग अपन देखेंगे मार्क्सवाद और साम्यवाद के प्रति उनके दृष्टिकोण का। पहला भाग जिसमें वो साम्यवाद के सिद्धांतों से कौन सी बातें थी जिनसे वो प्रभावित हुए। दूसरे भाग में हम देखेंगे कौन सी वो बातें थी जिससे उनका विरोध हुआ या जिनके पक्ष में वो नहीं हुए या जिनका अंधानुकरण उन्होंने नहीं किया। ये मैं कहना चाहती हूँ। तो पहले अपन देखते हैं सहमति। मार्क्सवाद और साम्यवाद के प्रति नेहरू जी का जो दृष्टिकोण है, तो किस तरह से उन्होंने इसके पक्ष में विचार व्यक्त किए। ठीक है, उससे पहले मैं देखिए आपको ये कुछ थोड़ा बहुत मैंने लिखा आप लोगों के लिए, वो मैं बताना चाहूँगी। जैसा मैंने कहा कि 1927 में उन्होंने सोवियत संघ की यात्रा की। 1930 तक आते आते साम्यवाद के प्रति आकर्षण बिल्कुल स्पष्ट रूप से विकसित होने लग गया था। एक स्तर पर नेहरू जी ने कहा था कि राष्ट्रवाद ही सब कुछ नहीं है। देखिए, राष्ट्र यहाँ कहने का मतलब ये स्वाधीनता आंदोलन और जो हम आंदोलन चला रहे हैं, मान लीजिए देश की आज़ादी के लिए, और आज़ादी हमें मिल भी जाएगी, ठीक है, कहने का मतलब है कि ये राष्ट्रवादी भावनाएं ही सब कुछ नहीं है। राष्ट्रवादी ही सब कुछ नहीं है। राष्ट्रवाद के अतिरिक्त एक सामाजिक क्रांति की भी महती आवश्यकता है। देखिए, जैसा मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है, एक सामाजिक क्रांति भी होनी चाहिए। सामाजिक क्रांति यानी समाज में ये भेदभाव वगैरह समाप्त होनी चाहिए, समानता आनी चाहिए। पंडित नेहरू ने अपने अध्ययन से यह अनुभूति की थी कि ऐसे राष्ट्रवाद की अवधारणा जिसमें सामाजिक आर्थिक चिंतन का अभाव, ठीक है, मतलब ऐसा राष्ट्रवाद जिसमें सामाजिक आर्थिक चिंतन ही नहीं हो, समाज में सामाजिक आर्थिक समानता की बात ही नहीं की जाए, विश्व को प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं कर सकता। ठीक है, भारत के राष्ट्रवादियों को सामाजिक क्रांति की प्रगतिशील विचारधारा का भी अनुसरण करना चाहिए, ये उन्होंने कहना शुरू कर दिया था। तो नेहरू जी के उपयुक्त जो विचार है, जो अभी मैंने आपको पढ़ा, तो हम कह सकते हैं कि इसमें इस विचार से ये स्पष्ट होता है कि रूस की जो प्रगति हो रही थी और साम्यवादी क्रांति वहाँ हो ही गई थी, जैसा मैंने आपको बताया, उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से हमें दृष्टिगोचर होता है। लेकिन जैसा अभी मैंने शुरू में कह भी दिया है
किसी भी उस विचार और संस्था के प्रति नेहरू का जो दृष्टिकोण है वो अंधाकरणवादी नहीं था। वो आलोचनात्मक दृष्टि से परीक्षण करते थे। और यही हम कह सकते हैं कि मार्क्सवाद के प्रति नेहरू का जो आकर्षण था उनको कट्टर मार्क्सवादी नहीं बना सका। कट्टर मार्क्सवादी यानी हिंसा और क्रांति का समर्थन उन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो उन्हें मार्क्सवाद अनेक दृष्टियों से श्रेष्ठ लगा, अनुकरणीय भी प्रतीत हुआ, लेकिन अनेक पक्षों की उन्होंने बाद में गंभीर आलोचना भी की, जैसा मैं आपको स्पष्ट कर चुकी। उसकी असहमति भी हम देखेंगे। और 1950 के दशक आते आते, यानी जब वो देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, तो साम्यवाद और समाजवाद का जो उनका जो आकर्षण था उसमें हम कह सकते हैं कि झुकाव कम होने लग गया, कुछ भिन्नता नज़र आने लगी। और उसके बाद में जो अर्थव्यवस्था हमारे देश के लिए रखी उस अर्थव्यवस्था को क्या नाम दिया, हम क्या कह सकते हैं उस अर्थव्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों ही विचारधाराओं का सम्मिश्रण था। ठीक है, तो हाँ, ऐसे थे हमारे नेहरू जी। तो हम देखते हैं मार्क्सवाद और साम्यवाद के पक्ष में विचार। ठीक है, पहला पॉइंट है इतिहास के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये देखिए, जो मार्क्सवाद पूर्व के व्याख्यानों में स्पष्ट कर चुकी हूँ कि नेहरू जी जो थे विवेक और वैज्ञानिकता के समर्थक थे। वो उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करते थे जो उनका विवेक उनको अंदर प्रवेश करने की इजाज़त देता था। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है इतिहास के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो इतिहास की जो उन्होंने व्याख्या की, ठीक है, उसके प्रति उनका जो दृष्टिकोण था वो वैज्ञानिकता से परिपूर्ण था, यानी कल्पना और आदर्शों के लिए कोई स्थान नहीं था। कल्पना आदर्शों को उन्होंने कल्पना और आदर्शों को इतिहास का आधार नहीं समझा। यानी कहने की बात यह है कि जो नेहरू जी थे उनके का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था वो इतिहास के प्रति भी था। तो देखिए, उन्होंने जो मार्क्सवाद का ये जो दृष्टिकोण है उसको समझा। जैसे मार्क्स क्या कहता है इतिहास के बारे में? मार्क्सवाद इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करता है। भौतिकवादी यानी इतिहास की आर्थिक व्याख्या करता है। ये आर्थिक व्याख्या से क्या मतलब? मार्क्सवाद कहता है कि जैसे जैसे उत्पादन के साधन बदले, यानी जिस तरह से हमारे हाथों में उपकरण बदलते गए, जो साधन बदलते गए, जो उत्पादन के साधन, जो अर्थव्यवस्था के आधार जो साधन होते हैं, जैसे जैसे उत्पादन के साधन बदले वैसे वैसे ही इतिहास बनता चला गया। और ये सच भी है। एक समय जब आदिम युग में हम थे, आदिम युग समझ रहे हो ना, जिसको मार्क्स ने पूर्व साम्यवादी अवस्था कहा, आदिम साम्यवादी अवस्था कहा, उससे लेकर के आज तक इस विकास यात्रा को देखें तो ये बात बिल्कुल सच है कि जैसे जैसे उत्पादन के साधन, आज ये ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, जो हम कह सकते हैं विश्व एक गांव ही बन गया है, इस दौर तक हम पहुँचे हैं, तो कारण है आर्थिक परिस्थितियाँ चेंज जैसे हुई है वैसे वैसे ही इतिहास बनता चला गया है। और इसकी वैज्ञानिक व्याख्या मार्क्सवाद करता है और नेहरू जी उसके समर्थक है, इस सिद्धांत के भी समर्थक है। तो इतिहास के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दूसरा है सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के प्रति यथार्थपरक दृष्टिकोण। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। नेहरू जी जिस तरह से ऊपर वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया वैज्ञानिकता से ओतप्रोत उनके विचार थे, यहाँ पर भी हम कहेंगे कि जो भी हमारी आर्थिक सामाजिक समय, हमारी क्या, किसी भी व्यक्ति की अगर कोई दयनीय स्थिति है, वो विपन्न है, वो गरीब है, ठीक है, दलित है, तो इसका कारण देखिए मैंने क्या लिखा है, इसका कारण कोई दैवीय या पालौकिक या पाप पुण्य की अवधारणा, पूर्व जन्म का परिणाम, ये सब नहीं है। इसको स्वीकार नहीं करते थे, ठीक है ना। वो ये कहते थे इसका कारण क्या है, संसाधनों के एक वर्ग विशेष के हाथों में केंद्रित हो जाने। यानी कारण क्या बताया उन्होंने, ये पूंजीवादी व्यवस्था जो कुछ वर्ग विशेष के लोगों को महत्व देती है और जो निम्न वर्ग है, जो साधनहीन वर्ग है, जो शोषित वर्ग है,
उस व्यवस्था के माध्यम से ये पूंजीपति वर्ग उनका शोषण करते हैं। ये मार्क्सवादी सोच थी और इस सोच के काफ़ी हद तक युवावस्था में नेहरू जी भी समर्थक रहे। उन्होंने ये माना है कि जो अन्यायप्रद वितरण है, लिखा है ना, और उनके अन्यायप्रद वितरण का है, कहने की बात है कि जैसा हमारा राजनीतिक तंत्र है वो जैसी व्यवस्था बनाता है उसके कारण ही समाज में गरीबी बढ़ती है या अमीरी भी बढ़ती है। तो आज की स्थिति में भी देख लीजिए, अब तो बिल्कुल ही नेहरू जी की नीतियों से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसी का परिणाम है कि जो ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है, या कहें कि ये जो उदारीकरण का जो लिबरलाइजेशन का दौर आया 91 के बाद में और ये 20-30 सालों में, उसी का परिणाम है कि भारत की 1% आबादी के पास, 1% आबादी समझते हैं ना, भारत की 1% आबादी के पास 50-60% हमारी संपूर्ण देश की संपत्ति है। अब ये कितनी बड़ी बात, कारण क्या है? अन्यायप्रद वितरण, पूंजीवादी नीतियाँ, ठीक है, वो बदलना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कैसी नीतियाँ रखी? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का समायोजन था। तो नेहरू जी ऐसा मानते थे कि इस कारण से है ये आर्थिक असमानता, और इन समस्याओं का समाधान भी ईश्वर के पास नहीं है, धर्म के प्रति निर्भरता पर नहीं, किसके पास है? ये जो आर्थिक अन्याय, शोषण, उत्पीड़न के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां हैं, चाहे वो परिस्थितियां हैं, चाहे व्यक्ति हो और चाहे संस्था हो, चाहे शक्तियां हो, उनसे संघर्ष करना होगा। तब हम सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, यानी देश और समाज में ये असमानताएं दूर कर पाएंगे। ऐसा नेहरू जी का दृष्टिकोण था। तो उनका दृष्टिकोण कैसा था? यथार्थपरक, और उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि लोकतंत्र अच्छा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी व्यवस्थाएं और बुरी है। देखिए, जैसा शुरू में ही मैंने आपको कहा था कि नेहरू जी किसी भी संस्था, किसी भी विचार से प्रभावित हो सकते थे, किंतु अंधभक्त नहीं होते थे। लोकतंत्र को हमारी परिस्थितियों में, हमारे देश के लिए उन्होंने स्वीकार किया और ये समझा कि सारी जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनमें बेटर कौन सी है? लोकतंत्र ही रहेगी। क्यों? क्योंकि अन्य व्यवस्थाएं और बुरी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोकतंत्र की बुराइयों को वो स्वीकार नहीं करते थे, लोकतंत्र की कमियों को भी वो देखते थे, लेकिन इसके अलावा कोई चारा था ही नहीं। इसलिए उन्होंने हमारे देश के लिए जो संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली को स्वीकार किया। साम्यवादी व्यवस्था के प्रति रुझान होते हुए भी देखिए, साम्यवादी जो रूस था, साम्यवादी सोवियत संघ था, उसकी इतनी प्रगति को देखते हुए भी अपने देश के लिए उन्होंने लोकतंत्र को ही चूज किया। कारण, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि अन्य व्यवस्थाएं जो हैं वो कुछ देती हैं तो काफ़ी कुछ हमारा बहुत ज़्यादा छीन लेती हैं। उस दृष्टि से देखा जाए तो लोकतंत्र अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। ठीक है, ये तीसरा जो पॉइंट है, पीड़ित और शोषित जनता के उत्थान के प्रति नैतिक संवेदना। देखिए, ये जो मार्क्सवाद के प्रति आकर्षण जो नेहरू जी का डेवलप होने लगा, इसके पीछे कारण, जैसा शुरू में मैंने व्याख्यान स्टार्ट किया उसी वक्त आपको बताया था कि जैसे जैसे वो राष्ट्रीय आंदोलनों में गांधी जी के साथ शिरकत करने लगे, उन्होंने देश की जनता की दुर्दशा को जब देखा तो उन्होंने सोचा कि ये पीड़ित और जो शोषित जनता है उसको, दुखों को दूर करने का एक उपाय साम्यवाद में भी है। तो साम्यवाद की जो ये नैतिक संवेदना थी, नैतिक संवेदना यानी जो मानवतावादी स्वर था साम्यवाद का, कि वो गरीब वर्ग के लिए सोचता था, वो शोषित वर्ग के लिए सोचता था, वो श्रमिक वर्ग के लिए सोचता था, उसके लिए उनके मन में ऐसे भाव थे, उनके मन में मतलब मार्क्सवाद में, और इसके लिए वो पूंजीवाद से मुक्ति दिला करके एक शोषण विहीन समाज की स्थापना का सपना देख रहे थे। कौन? मार्क्सवाद यानी साम्यवाद। इस सपने को नेहरू जी ने भारत के लिए भी देखा, तो इस नैतिक विचार से वो प्रभावित हुए। तो हमारी जो जनता है, हमारी भी जो, क्योंकि हमारे देश में भी गरीबी अपरंपार थी, आज भी है, पीड़ित और शोषित जनता के उत्थान के प्रति जो नैतिक संवेदना के भाव थे मार्क्सवाद में, उससे भी वो प्रभावित हुए। ठीक है, फिर अगला जो पॉइंट है
वह है पूंजीवाद का विरोध। देखिए, ये जो मार्क्सवादी स्वर से नेहरू जी प्रभावित हुए, उसके पीछे जो मूल कारण था पूंजीवाद की शोषणकारी स्वरूप का विरोधी होना। यानी वो ये समझते थे कि जो विश्व में जो पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ, लिखा ना मैंने, नेहरू जी मार्क्सवाद की इस मान्यता से पूरी तरह से सहमत थे कि पूंजीवाद ने समाज को मुख्यतः दो भागों में बांट दिया है, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग जिसके हाथ में साधन है, संपत्तिशाली वर्ग यानी वो, और श्रमिक वर्ग जो साधनहीन है, और उसके ऊपर कौन प्रभुत्व स्थापित कर रहा है? पूंजीपति वर्ग। और ये सोच नेहरू जी की भी थी। नेहरू जी ऐसा समझते थे कि वास्तव में ही पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली ही आधुनिक सारी समस्याओं की जड़ है। पूंजीवाद आर्थिक प्रणाली ने ही जो भी शोषण है, तनाव है, कटुता है, शोषण है, और साम्राज्यवाद यानी जो ब्रिटेन जैसे जो विकसित देश थे, उपनिवेशवादी शक्तियां थी, पूरे विश्व में किस तरह से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी नीतियों को बढ़ावा दे करके दुनिया के सारे हिस्से पर जिस तरह से कब्जा कर रही थी, इसका कारण है ये पूंजीवादी नीतियाँ। ठीक है, तो पूंजीवादी नीतियों का उन्होंने विरोध किया, और पूंजीवादी नीतियों का विरोध किया या पूंजीवाद के वो विरोधी थे, तो स्वाभाविक रूप से किसके पक्ष में आ गए? वो साम्यवादी आकर्षण के, ठीक है, साम्यवादी दृष्टिकोण के, साम्यवादी नीतियों के। ओके, तो पूंजीवाद का उन्होंने विरोध किया। साम्यवादी भी पूंजीवाद का कट्टर विरोधी है और उसको बदलना चाहता है, उसको समाप्त करना चाहता है। बदलना क्या, उसको समाप्त ही करना चाहता है। फिर है पदार्थ की गतिशीलता की व्याख्या के विचार से सहमति। ये क्या है पदार्थ की गतिशीलता? ये है हम कहेंगे जो मार्क्सवाद का जो दृष्टिकोण है, जिस पर काफ़ी विवाद भी हुए हैं, या ये कहें कि आलोचना भी हुई है इस सिद्धांत के आधार पर पदार्थ की गतिशीलता की व्याख्या के विचार से नेहरू जी काफ़ी हद तक सहमत थे। जो पदार्थ की व्याख्या क्या कहते हैं, साम्यवाद क्या कहता है, मार्क्सवाद क्या कहता है, या मार्क्स क्या कहते हैं कि अंतिम सत्य क्या है? अंतिम सत्य वो है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस करें। आत्मा इस तरह की बातों में विश्वास नहीं करता है मार्क्सवाद का दृष्टिकोण में। ये जो काल्पनिक, जिसको जो अमूर्त है, जिसको हम देख ही नहीं सकते, ठीक है। और सत्य क्या है? पदार्थ, ये वो कहना था। और पदार्थ चाहे जड़ हो और चेतन हो, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वो ऐसा समझते हैं कि उसमें गति होती है, यानी उसका स्वरूप बदलता है, हर चीज़ बदलती है, जिसको भी हम छू सकते हैं, जिसको भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो पदार्थ की ये जो विचार है जो मार्क्सवाद का, कि पदार्थ ही अंतिम सत्य है और उसमें क्या होती है? गति होती है। इस विचार के भी नेहरू जी समर्थक थे, या इस विचार से भी वो प्रभावित हुए। और जो पदार्थ के जो विकास क्रम की जो व्याख्या मार्क्स ने की, युवा अवस्था में हम कह सकते हैं, उस वक्त ज़्यादा प्रभाव पड़ा उन पर। धीरे धीरे वो भी इस विचार के, जैसा बाद में हम देखेंगे, उसके रुझान कम हो गया, हम कह सकते हैं। जो वाद संवाद और प्रतिवाद की जो वाद प्रतिवाद और संवाद की जो प्रक्रिया की बात जो मार्क्सवाद करता है, एक बार उसके प्रति आकर्षण डेवलप हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो दूर भी होने लगा। लेकिन इस विचार की व्याख्या से भी वो सहमत हुई शुरू में, ठीक है। फिर है इतिहास के विकास क्रम की मार्क्सवादी व्याख्या। शुरू में मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में थोड़ा कुछ बताया था कि इतिहास के प्रति उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। या हम देखते हैं कि इतिहास के विकास क्रम की जो व्याख्या की, इतिहास के संपूर्ण विकास को, यानी अभी तक का जो विकास हुआ, मार्क्स ने 6 भागों में विभाजित किया था, 6 कालों में विभाजित किया था। ये 6 काल कौन से हैं? मार्क्स कहता 4 काल तो आ चुके हैं। कौन से? शुरुआत का आदिम साम्यवादी अवस्था, क्योंकि तब पूर्णतः समानता, मनुष्य में बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ था, वो बसीधा सिंपल इंसान था, ठीक है। उसको भी उन्होंने क्या माना? आदिम साम्यवादी अवस्था, यानी तब पूरी तरह से समानता थी, न कोई वर्ग था, न कोई भेद था,
न कोई गरीब था न कोई अमीर था, सब समान थे। और मार्क्स कल्पना करते हैं कि आने वाले समय में भी हम ऐसा ही समाज लाएंगे यदि गरीब वर्ग, शोषित वर्ग क्रांति कर दे तो। और क्रांति द्वारा व्यवस्था बदल करके जो शासन स्थापित होगा वो किसका शासन स्थापित होगा? मजदूरों का, श्रमिकों का। ये वो कल्पना करते हैं। तो 6 कालों की जो वो बात करते हैं, वो कहते हैं पहला तो आदिम साम्यवादी व्यवस्था, दूसरा भूदास व्यवस्था, जब भूमि पर आविष्कार करना शुरू कर दिया दबंग लोगों ने, शक्तिशाली लोगों ने, या उन लोगों में जिनमें बुद्धि ज़्यादा तीव्र डेवलप होने लग गई, तो भूमि पर आविष्कार करना शुरू कर दिया। तो काम करने के लिए 2 तरह के जीवों की ज़रूरत होती थी, पशु और इंसानों की। पशु, चूँकि पशु है, बुद्धि नहीं है, लेकिन इंसान जिनको दास बनाकर पशु के समान आचरण किया जाता था, तो वो भूदास अवस्था। फिर सामंतवादी व्यवस्था, ठीक है, जिसमें उच्च वर्ग जो पैसे वाले लोग थे उनका वर्चस्व स्थापित होने लगा। और वर्तमान में कौन सी व्यवस्था है? वो है पूंजीवादी व्यवस्था। वर्तमान यानी मार्क्स ने कहा कि आज कौन सी व्यवस्था है, जो 4th व्यवस्था है वो चल रही है पूंजीवादी व्यवस्था, जिसमें अब पूरी तरह से समाज 2 भागों में बढ़ चुका है, एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग जिसके हाथ में पूंजी है, जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में शक्ति है, जिसके हाथ में राज्य है। और श्रमिक वर्ग जो इन सब हथियारों का इस्तेमाल करके पूंजीपति जिनका क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है, अधिकाधिक काम करके कम से कम वेतन दे करके और दीनहीन स्थितियों में उनको जीने को मजबूर करके। तो इस तरह से 4 काल हो गए। 5वां काल तब आएगा जब इन पूंजीपतियों का नाश किया जाएगा, पूंजीवाद का नाश किया जाएगा और श्रमिकों का शासन स्थापित होगा। और उसके बाद में सारे वाद समाप्त हो जाएंगे, शनय शनय। ऐसी वो कल्पना करते हैं, मार्क्सवाद ऐसी कल्पना करते हैं। पूंजीवादी तत्वों का नाश किया जाएगा और फिर एक समय ऐसा आएगा जो समाज में पूर्णतः समानता स्थापित हो जाएगी। ऐसी कल्पना मार्क्सवाद करता है। तो इस तरह के विचारों से हम कहेंगे कि चूँकि नेहरू जी विवेकी थे, वैज्ञानिक सोच के धनी थे, तो ऐसा तो नहीं कहे कि 100% इस तरह के विचारों के समर्थक थे, लेकिन इस तरह की व्याख्या से वो प्रभावित हुए। अपने हम कह सकते हैं 27-28 से लेकर के 35 तक के काल में विशेषतः, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से भी वो प्रभावित हुए, जो आर्थिक व्याख्या, मार्क्सवादी व्याख्या। ओके, तो ये है आपका जो हम क्या देख रहे हैं, नेहरू जी का मार्क्सवाद के प्रति सहमति का जो दृष्टिकोण है, पक्ष में जो उन्होंने विचार व्यक्त किए। और देखिए लास्ट में सारे विचारों का निचोड़ उनके व्यक्तित्व का, हम कह सकते हैं पूरी व्यक्तित्व की परख हो रही इस एक सेंटेंस में। नेहरू जी क्या कहते हैं? सिद्धांत कितना भी अच्छा है। अब जो मार्क्स की जो व्याख्या है, मार्क्स का दृष्टिकोण है, अभी भी मैंने आपको समझाया, इससे सुंदर तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसी कल्पना जिसमें वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें जो भेदभाव से मुक्त होगा और राज्य नाम की संस्था की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, वो विलुप्त हो जाएगी। ऐसी वो कल्पना करते हैं, क्योंकि राज्य तो शोषण ही करता है ना। जो शक्तिशाली लोग हैं उनके हाथ में कमज़ोर लोगों का शोषण का यंत्र ही तो है राज्य, ऐसा मार्क्स समझता है। ये सिद्धांत बहुत सुंदर है, लेकिन सिद्धांत के साथ वास्तविकता का सम्मेलन या कहें संतुलन ज़रूरी है। हमें उसी को स्वीकार करना चाहिए जो वास्तविक रूप से हम जिसको कार्य रूप में परिणित कर सकें। और नेहरू जी ने ऐसा ही किया। भले वो साम्यवादी दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, किंतु वास्तविकता को उन्होंने हमेशा साथ लेकर चले और वही अपनाया जो परिस्थितियों में, वर्तमान परिस्थितियों में लागू की जा सकती है, न सिर्फ भारत के दृष्टिकोण से बल्कि वैश्विक दृष्टिकोण से भी, क्योंकि उनका दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय भी होता था। तो ये है नेहरू जी का साम्यवाद और मार्क्सवाद के प्रति जो सहमति का दृष्टिकोण है। अगले भाग में हम इसके जो असहमति वाले जो विचार हैं वो देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।